आज के जो इस आयोजन में जिन्होंने अपनी पहले बात रखी, आदरणीय अभिषेक भैया, आपके एनएसएस के ये जो साथ में अधिकारी और आपकी डीन एजुकेशन की रेखा गुप्ता मैडम, गब्बर भाई और अन्य साथियों, एक बहुत सबसे पहली बात तो आपको आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। और एक बात की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। पहले इसका इतिहास अगर हम जाने, ये इतिहास जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो हम सब मनाते हैं और कई दिवस जैसे हम त्योहार औपचारिकता के तौर पर मनाए जाते हैं, उस तरह से कई दिवस आजकल हमारे बीच में होने लगे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जो प्रासंगिकता है या जो उसकी जरूरत है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका हमें जानना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूरों के, मेहनतकशों के बहुत बड़े एक नेता हुए 19वीं शताब्दी में, फ्रेडरिक एंगल्स, जो महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स के भी मित्र थे। और फ्रेडरिक एंगल्स जो मजदूरों के नेता थे, उनके इनिशिएटिव पर या उनकी शुरुआत पर ये आयोजन होने लगा। किस्सा यूं है, कहानी नहीं, मतलब हकीकत ये है कि 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट जो है वहां का, उस मार्केट में मजदूरों ने प्रदर्शन किया था। उनकी मुख्य डिमांड बहुत ही साधारण सी मांग थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। मनोरंजन कहने से भी हमें लगता है कि हम अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। दरअसल मनोरंजन भी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस समाज के विकास में तल्लीन है, लगा हुआ है। और इसीलिए वो 8 घंटे मनोरंजन की बात भी कही गई थी कि जिसको जिस जगह पर श्रम कर रहा है, उसके अलावा उसको वक्त मिले कि वो जो उसका शौक है, कई बार उस शौक में जाकर, उस हुनर में जाकर वो अपना समय व्यतीत कर सके, कुछ रिसर्च कर सके, कुछ पढ़ाई कर सके और समाज के लिए कुछ नया वो योगदान कर सके। इसका मूल उद्देश्य ये मांग थी उस समय। और उस समय पर जो वहां का शासक तबका था, उसने उन मजदूरों पर बेतहाशा गोलीबारी की, जिसमें कई मजदूर मारे गए थे। और उसी समय से हम देखते हैं मजदूरों का झंडे का रंग लाल होने लगा। आप देखते हैं जहां कहीं भी मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आमतौर आवाज बंद हो गई है आपकी भैया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, बीच में कट गई थी। वो शायद कोई कॉल आ रहा था मेरे पास। एक पेशेंट थोड़े सीरियस हैं इसलिए, लेकिन ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। तो मेरी वीडियो पता नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है, वो डिसेबल हो गया है फिर से। ठीक है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ जहां पर था मैं, कि मतलब श्रमिकों ने उस समय पर मांग की थी कि उनको 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का टाइम दिया जाए। दरअसल आप उस समय के, अगर आप सभी छात्र हैं, उस समय के अगर आप लोग कुछ नॉवेल्स पढ़ेंगे, जिनमें से एक दो मैंने जो पढ़े हैं, एक जंगल नॉवल है, अपटन सिंक्लेयर एक लेखक रहे हैं उनका, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की नारकीय स्थितियों में मजदूरों को काम कराया जाता था। अभी भी नारकीय स्थितियां ही हैं, नारकीय कहना मतलब एक वो होगा, लेकिन जिस तरह की नारकीय स्थितियों में मजदूरों से कार्य किया करवाया जाता था, उस उन्हीं सब नारकीय स्थितियों में मजदूर आंदोलन भी कर रहे थे उनसे निकलने के लिए। और उनके अंदर एक चेतना आ रही थी, जिसको हम कहते हैं उनकी वर्ग चेतना। इस वर्ग चेतना के आधार पर वो समझ पा रहे थे कि उनको किस चीज से लड़ाई लड़ना है। और इसीलिए उस समय उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ था कि हम जो अभी देखते हैं 8 घंटे काम, अभी वो फिर से बदल दिया है। पिछले ही साल ये कोरोना लॉकडाउन के दौरान
हमारे देश की सरकार ने इस 8 घंटे वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही होस्ट एज डिसेबल्ड वाला आ रहा है बार बार। तो हाँ, अब देखता हूँ, मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ। आया है, ठीक है। तो सरकार ने जो उस समय पिछले साल हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने फिर से एक नियम ला दिया, और मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें पहल की थी कि मजदूरों को जो काम है वो काम 8 घंटे ना कर 12 घंटे तक किया जाएगा, इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। और पिछले ही साल एक नया नियम भी लाया गया जिसमें मजदूर काफी आंदोलन में है, और मजदूरों का जो उनकी मांग थी कि 8 घंटे तक काम चलेगा, उस 8 घंटे काम की जगह उन्होंने उसको कह दिया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप मजदूर को कभी भी हायर करेंगे और उसको कभी भी फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो अधिकार हम देखते हैं कई बार कई सारे लोगों को मिलते हैं, मजदूरों को मिलते हैं। मजदूरों की परिभाषा में मैं अगर जाऊं उससे पहले, तो मजदूरों की परिभाषा या श्रम की परिभाषा, मैं इसको जिस तरह से समझता हूँ, थोड़ा क्षमा चाहूंगा आदरणीय अभिषेक भैया से, उनसे थोड़ा सा मतांतर रखते हुए मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन श्रम ही एकमात्र मुख्य चीज है जिससे सब कुछ इसमें दुनिया में पैदा हो रहा है। उन्हीं फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब है, वानर से नर में श्रम की भूमिका। उसकी शुरुआती लाइन यही है कि श्रम सबसे पहला, सबसे जरूरी उपयोगी वस्तु है जिसके द्वारा ये दुनिया आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन उससे भी प्राथमिक एक चीज है, वो है प्रकृति और संसाधन। प्रकृति जो संसाधन उपलब्ध कराती है, उसके ऊपर श्रम करके मनुष्य उसको अपने उपयोगी चीज बना पाता है, जो वस्तु का निर्माण करता है वो। और यहाँ पर मैं एक चीज को और रेखांकित करना चाहूंगा। कई बार हम श्रमिक केवल उसी को मानते हैं जो मजदूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है। मेरे हिसाब से श्रमिक वो भी है जो घर में बैठकर, कई बार क्योंकि आजकल बहुत सारे काम ऐसे बौद्धिकता के भी हो गए हैं। मैं अभिषेक भैया की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो दूसरों के श्रम पर अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है और उन श्रमिकों का अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, जिससे वो पूंजी बना रहा है, वो जरूर मैं बोलूंगा कि वो श्रमिक नहीं है। लेकिन बाकी सभी लोग जो अपना बौद्धिक या शारीरिक श्रम बेचकर अपने लिए जीविकोपार्जन के साधन इकट्ठे कर रहे हैं, वो सभी लोग श्रमिक की कैटेगरी में आएंगे। दरअसल हम जब मजदूर की बात करते हैं, तो मजदूर कहने से हम उनको बैंक एम्प्लॉयज को भूल जाते हैं, हम हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों को भूल जाते हैं, हम और सरकारी विभागों में या गैर सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों को हम भूल जाते हैं। हमें केवल याद आते हैं जो आजकल जो हम देखते हैं, सड़कों पर मजदूरी करने वाले लोग, गड्ढा खोदने वाले, दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोग। ये बड़ा तबका है और स्वाभाविक तौर पर ये बहुत ही समाज का कहना चाहिए सबसे निचला तबका है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा तबका है जो श्रम करता है, वो बौद्धिक श्रम करता है। लेकिन बौद्धिक श्रम के चलते उसको हम मजदूर की कैटेगरी से अलग कर देने से हम पूरी श्रम की परिभाषा को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए, लेकिन ये बात सही है कि उस तबके का जो मेहनत मजदूरी करता है उसका बहुत तेजी से तीव्र शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। और जो अभिषेक भैया ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले साल जिस तरह का अनियोजित और मतलब कहना चाहिए क्या शब्द कहा जाए उसको, बेशर्म, मतलब अमानवीय ढंग से जिस तरह से मजदूरों से बर्ताव किया गया हमारे देश के मजदूरों से, इस देश की सरकार ने, ये हमेशा से होता आया है। तो इस बार पिछले साल उसकी पराकाष्ठा हमें दिखी। आज सुबह का ही उदाहरण है, मैं अभी अपने घर पे हूँ, गृह निवास गुना में। तो गुना के में पूरा लॉकडाउन है, सामने ही गली के जस्ट बाहर ही सब्जी के ठेले लगते हैं। पुलिस वालों ने कह रखा है कि आप घर घर जाके, गली गली में जाके सब्जी बेच सकते हैं। सरकार ऊपर से कह रही है कि हमने सभी जरूरतमंदों को 3 महीने का राशन अब उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप खुद जान रहे हैं, इस पूरे कोरोना काल में ये सरकार की जो तरीका था काम करने का, वो पूरा एक्सपोज हो गया, उजागर हो गया है कि ये जितना बोलती है और जमीन में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है।
बोलेंगे कि हम किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से मरने नहीं देंगे। पिछले 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का बयान था कि कोई भी मरीज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन से नहीं मरा है, जबकि आप खुद जानते हैं, अखबारों की खबर है, शहडोल में 16 मरीज, जबलपुर में 5 मरीज, इसके अलावा पीपल्स हॉस्पिटल भोपाल में 11 मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते ही मारे गए। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब मेडिकल ऑक्सीजन जैसी चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, इससे कोई नहीं मरेगा, इसका प्रोडक्शन उत्पादन पूरी तरह से हो सकता है। लेकिन आज हर पूरे देश में एक भय व्याप्त है। किस लिए व्याप्त है? क्योंकि हमारे देश में इस समय पर कोरोना संक्रमित अगर व्यक्ति हो जाए और वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो उसको अस्पताल नहीं मिलेगा, उसको इलाज की संभावना नहीं है बिल्कुल। ये हमारे देश में अभी की स्थिति हो रही है। ऐसा एक माहौल, जो मैं सुबह की बात बोल रहा था, वो सब्जी वाले जब बोल रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो पुलिस की गाड़ी आती है और लठ मारना चालू कर देती है। एक सब्जी वाला गांव से आया है, उसका गाड़ी का क्लच वायर टूट गया है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ साहब, उसका गाड़ी का क्लच वायर टूटा है, उससे 100 रुपए चालान न बना दिया। ये दृष्टिकोण जो है हमारा गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, हमारे शासन तंत्र में लोगों का, ये दृष्टिकोण को बहुत अमूलचूल तौर पर बदलने की जरूरत है। दरअसल दुनिया का निर्माण वही श्रमिक ही कर रहा है। आज की डेट में खेती में भी खेती मजदूर ज्यादा हैं, खेती के मालिक ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे तो खेत मजदूर बहुत हैं। खेत मजदूर जब काम कर रहे हैं तो वो इधर से उधर जा रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन उनका वो जो जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं उसके द्वारा वो केवल जी पा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पिछले साल जिस तरह का हुआ, तो वाकई में शर्मनाक चीज है। शर्म आती है इस चीज पर कि हम पूरे देश में एक लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं। हम कहने का मतलब हमारी सरकार में, उसमें उनसे सहमत नहीं था उस समय भी, आज भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो सरकार लॉकडाउन अनाउंस करती है और उसके बाद वो मजदूरों को जाने के लिए, उनके घर जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं करती है। सवाल यह है कि ये मजदूर बड़े बड़े शहरों में आए कहाँ से, क्यों आए? ये जिनको हम बोल रहे हैं प्रवासी मजदूर, ये प्रवासी मजदूर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, इसलिए वो जीविकोपार्जन के लिए नौकरी प्राप्त करने हेतु बड़े शहर में आए। लेकिन मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ, उल्टे तरह से इस चीज को देखिए। अगर वो लोग ना हों तो आप जो ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप जो ये ऑक्सीजन अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो मेडिसिन की सप्लाई हो रही है, जो तमाम संसाधन आपके पास उपलब्ध हो रहे हैं, ये क्या आपके पास उपलब्ध हो पाएंगे? तो क्या हम केवल इतना स्वार्थ बोल देंगे कि भाई उनको तो उनके एवज में पैसा मिल रहा है इसलिए वो आए, तो नौकरी करने आए तो उनको क्या नुकसान है? सरकार जब चाहे तब कैसे कर सकती है उनको? आप जो भी कुछ या हम जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूर के श्रम से ही बना है, निर्मित हुआ है। और ये जो उसके श्रम से निर्मित हुआ है, उसके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। आभारी मतलब मैं एक चीज नहीं कह रहा हूं, यहाँ एक और चीज में अंतर है। एक मजदूर के प्रति दया होना, मजदूरों के प्रति दया होना एक अलग बात है और मजदूरों के प्रति श्रद्धा होना एक अलग बात है। कोई भी, हमारे देश में आमतौर पर क्या होता है कि कोई छोटा काम कर रहा है, जैसे कोई गड्ढा खोद रहा है या कोई दिहाड़ी का काम कर रहा है, तो हम उसके प्रति एक बार श्रद्धा, एक बार दया रख सकते हैं कि बेचारा इतना मेहनत का काम कर रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दरअसल वो अगर काम नहीं करे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो उसके प्रति आपको जितना श्रद्धा रखना चाहिए, जैसे आप अपने घर में किसी और व्यक्ति के प्रति रखते हैं या अपने शिक्षक के प्रति रखते हैं, उसी तरह से उस मजदूर के प्रति, उस श्रम के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये प्रवासी मजदूर दरअसल अपने गांव से छोड़ छोड़ के शहरों में आए। ये बात सही है कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए आए थे, लेकिन ये शहरों में आए किस लिए? शहरों में आए क्योंकि बड़े बड़े कल कारखाने चलाने के लिए इन्हीं मजदूरों की जरूरत है। इनके बिना आपके बड़े बड़े कल कारखाने नहीं चल पाएंगे। आप जो बड़े बड़े मतलब एफएमसीजी कारखाने चला रहे हैं या मोपेड के कारखाने चला रहे हैं या मेडिकल के कारखाने चला रहे हैं, फार्मा कंपनीज चला रहे हैं, ये सब में प्रोडक्शन करने में सबसे बेसिक रोल किसका है? यही तमाम मजदूर जो अपने गांव से कई हजार किलोमीटर दूर नौकरी की आस में, जीविकोपार्जन करने की आस में आए हैं। और उनको मिलता क्या है?
बमुश्किल जीने लायक, 2 जून की रोटी खाने लायक कुछ मिल रहा है उनको। वो कोई बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में जाके देखिए, इवन भोपाल में आप देखिए, कई शहरों से लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों पर। मंडीदीप में आप जाके देखिए, पूरा मंडीदीप जो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है भोपाल का, वो पूरा मंडीदीप मजदूरों से भरा पड़ा है। और मजदूरों की आप हालत देखेंगे तो एक मल्टी में किराए के छोटे से कमरे में मजदूर रह रहा है, उसके वो किराया दे रहा है, और उसकी नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसको मिलता कुछ नहीं है। ये जो हालत हो रही है मजदूरों की, हमारे देश में श्रमिकों की जो दुर्गति हो रही है, इसका ही तो दुष्परिणाम हो रहा है कि हम देख रहे हैं हमारे देश में इस तरह की एक काम हो जाता है, और हमारा देश का जो जिसको हम कहते हैं चिंतनशील विवेकशील तबका, वो केवल दया व्यक्त कर पाता है, वो उद्वेलित नहीं हो पाता, वो सरकार के खिलाफ इस तरह से खड़ा नहीं हो जाता कि भाई ऐसा हुआ कैसे हमारे देश में। वो दया कर देता है, वो अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके, कुछ संसाधन इकट्ठे करके अपनी तरफ से वो काम करने लगता है जो हमारे ये गोया उन्होंने यही बात कही थी कि मजदूरों का पसीना बहने से पहले उसका हक मिल जाना चाहिए, उसका वाजिब हक, उसकी दया नहीं। दरअसल अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें, पॉलिटिकल साइंस में इसका एक दूसरा पहलू है, इकोनॉमिक्स में एक पहलू जो दिया है, ये जो पूरा शोषण का तंत्र जो चल रहा है, इस शोषण के तंत्र का मूल आधार क्या है? ये जो मजदूर को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसको उतना मजदूरी ना मिलकर उसको केवल जीने लायक एक जैसे हम कहते हैं ना, बांट दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है कि भाई तू भी खा ले, जीवित रह ले। ये जो हो रहा है कि उसको उसके जीने लायक जो जरूरी सामान या जरूरी मतलब उसका हक जो मिलना चाहिए वो ना मिलकर केवल जीने लायक एक जीविकोपार्जन के लिए संसाधन मिल जाते हैं। इसके चलते पूंजी का असमान वितरण हो रहा है। और एक तरफ हम देखते हैं इस देश में, जहां इस देश के कोरोना काल में ही आप देखिए, कोरोना काल में मजदूरों का पलायन हुआ, सड़कों पर मजदूर मरे, गर्भवती महिला, उनकी गर्भवती महिलाओं ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की भी मृत्यु हुई, उनकी भी महिला भी मृत्यु हुई। एक बच्ची अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर कर्नाटक से छत्तीसगढ़ लेकर आती है साइकिल पर। तो ये सब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी देश में चंद बड़े उद्योगपति घराने हैं जिनका इसी कोरोना काल के दौरान मुनाफा खरबों खरबों में चला गया। अभी आप देख लीजिए आज की डेट में क्या हो रहा है। टीवी प्रचार माध्यम पर एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है जिसका नाम दिया गया है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। खिलाड़ी खेल रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के बहुत सारे लोग, जिसमें मध्यम वर्गीय तबका बहुत बढ़ ज्यादा है, वो मध्यम वर्गीय तबका जूझ रहा है, अस्पतालों के लिए खोज कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए खोज कर रहा है, दवाइयों के लिए खोज कर रहा है, लेकिन कालाबाजारी भरपूर चल रही है और इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो ये जो दो तरह के पिक्चर हमें दिखाई देते हैं। आज का जो विषय था राष्ट्र निर्माण, मैं कहता हूँ राष्ट्र निर्माण नहीं, समाज बनाने में या समाज की परिकल्पना या समाज को विकसित करने में श्रम की ही भूमिका है, और श्रम श्रमिक द्वारा ही किया जा रहा है। वो बौद्धिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, हम सब भी कहीं ना कहीं श्रम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह का एक श्रम का जो अधिकार है, उस अधिकार को श्रमिक को जब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उससे वहां शोषण का बीज उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे है बात, ये जो शोषण का बीज उत्पन्न हो रहा है इसका समाधान है कि जब वो कह रहा है कि जब फैक्ट्री में हम जाते हैं तो देखते हैं सब मजदूर मिलकर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा किसको मिल जा रहा है? जो फैक्ट्री का मालिक है। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब मैंने कॉस्ट ये
कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो उसमें एक बनवाया जाता था। मैं आपको कभी और आज सरल भाषा में समझाऊंगा उसको। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए बेसिक 3 चीज की जरूरत पड़ती है: रॉ मटेरियल, लेबर, और एक आज की डेट में बोला जाता है कैपिटल। मैं मानता हूँ कैपिटल से भी बड़ी चीज, कैपिटल तो ठीक है अपनी जगह है, हो सकता है लगे ना लगे, उसके बिना भी काम चल सकता है। कैपिटल कलेक्टिव कैपिटल भी हो सकती है, इंडिविजुअल का इनिशिएटिव जरूरी नहीं है उसमें। लेकिन मूल जो 2 चीजें जरूरी है, एक है प्रकृति के द्वारा जो रॉ मटेरियल दिया जा रहा है, संसाधन, दूसरा है लेबर। ठीक है, मैं बाकी सब विषयों पर भी हम बात करेंगे मौका रहेगा तो। लेकिन ये जो लेबर है, लेबर के द्वारा ही हर चीज को बनाकर, श्रम के द्वारा ही हर चीज को बनाकर उसका एक्चुअली में वो मूल्यवान बन पा रही है। लकड़ी जब तक लकड़ी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लकड़ी पे जब एक कहना चाहिए काम करता है, श्रम करता है एक मजदूर, तो वो उससे जब कुर्सी बनाता है या सोफा बनाता है या टेबल बनाता है, तभी उसकी मूल्य आ पाता है। मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी में जब कुम्हार काम करता है और उसको घड़ा बनाता है, तभी उस मटके का मूल्य आ पाता है। तो ये उसकी मेहनत से ही वो वस्तु बन रही है। श्रम श्रम ही उस चीज को बना रहा है। इसीलिए श्रमिक की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी हुआ क्या है कि इस औद्योगिकरण ने जो 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ, जहां सामंतवाद से परिवर्तित होकर एक नई व्यवस्था आई जिसको हम आज अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था। इस पूंजीवादी व्यवस्था ने उत्पादन को तो सामूहिक कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है, सब मिलकर उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन का मुनाफा चंद हाथों में चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो अंतर है, ये जो सब मिलकर जब उत्पादन कर रहे हैं तो सबको मिलकर ही उसका मुनाफा भी सब में बंटना चाहिए। ये जो बात है कलेक्टिव प्रोडक्शन, कलेक्टिव ओनरशिप, और कलेक्टिव प्रोडक्शन, इंडिविजुअल ओनरशिप, ये जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ जो द्वंद आ रहा है, इस द्वंद को परिवर्तित करके जो नया एक व्यवस्था लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मजदूरों की हालत है ये सुधर जाएगी। आप देखिए रूस में जब 1917 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको दुनिया की पहली मजदूर क्रांति बोला जाता है, उस मजदूर क्रांति ने क्या कर दिया था? 1929-30 के दौर में दुनिया भर में एक जबरदस्त मंदी आई थी, जिसको पूरे दुनिया में कहा जाता है तीसा की मंदी। उस तीसा की मंदी के समय पर जहां पूरे देशों में उत्पादन घट रहा था, एकमात्र ऐसा देश था जहां उत्पादन दुगना तिगना बढ़ रहा था। उसका आधार था कि वो एक विस्तारित बाजार की तरफ जा रहे थे और हम सब एक सिकुड़ते हुए बाजार में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मूल बिंदु है, यहाँ जो बात हो रही है, पिछले साल भी जिस तरह से हमने देखा और अभी भी जो हम देख रहे हैं, इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरी महामारी में, एक जो बात है कि महामारी से बचाया जा सकता था देश को। इस महामारी के दौरान अव्यवस्थाओं से भी देश के लोगों को बचाया जा सकता था। इतना सब जो ये कहना चाहिए अनिश्चितता का एक वातावरण हमारे देश में बन गया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आप पैनलिस्ट को बिठा लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको 15 दिन बाद कितने अस्पतालों की, कितने बेड की, कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने इंजेक्शन की जरूरत है। लेकिन आप डेली देख रहे हैं कि इसके अभाव में लोग मर रहे हैं और इसकी कमी की खबर आ रही है बार बार। जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसी महामारी नहीं है कि एकदम, मतलब आज से 100 साल 150 साल पहले जिस तरह से प्लेग और हैजा हुआ करता था कि जिसका कोई इलाज नहीं था, तो लोग मरते ही थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका सही समय पर अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन कर पाए, सही समय पर अगर आप ट्रीटमेंट करवा पाए, तो मैक्सिमम लोग बच रहे हैं। 100 में से 1% व्यक्ति की मौत हो रही है। हालांकि वो 1% बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इसको भी हम बहुत नगण्य कर सकते थे। लेकिन हमारे देश के शासक, क्योंकि हमारे देश के में आज हमारे देश के शासक आज की डेट में इन मजदूरों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप देखिए, जहां कहीं भी स्थायी रोजगार था, उस स्थायी रोजगार को खत्म कर दिया जा रहा है। हम सब आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में क्या है? आप कहेंगे कि भाई ठेला लगाइए, आप अपना श्रम कीजिए,
लेकिन श्रम करने के बाद उसको बेचने के लिए उसको खरीदार तो होना चाहिए। खरीदार कहाँ है आपके पास बाजार में? तो इसलिए मजदूर को अगर इस दया भाव पे छोड़, इस मतलब हालत में छोड़ दिया जाएगा, जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि एक समय पर बड़े बड़े उद्योग कारखानों में मजदूरों को कुछ स्थायित्व था नौकरी का, वो श्रम करते थे, उसके बदले में उनको नौकरी मतलब उनको जीविकोपार्जन मिलता था और कुछ चीजें मिलती थी जीने के, जिसमें सहूलियतें होती थी। लेकिन आज जिस तरह का एक पूरा उस कालक्रम को तोड़कर मजदूर को असंगठित मजदूर में तब्दील कर दिया जा रहा है, और हम मजदूर केवल दिहाड़ी मजदूरी समझ पा रहे हैं, हमें दिखता वही है मजदूर, दिहाड़ी मजदूर। उसकी हालत जो हो गई है, एक रिपोर्ट आई थी, अर्जुन सेन गुप्ता आयोग जो बना था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, उसने कहा था कि इस देश में 80% लोग 20 रुपए से कम में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं? आप हालत सोच सकते हैं? चलिए, आप सरकारी रिपोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन मैं बोलता हूं कि इससे ज्यादा होंगे। उसके बावजूद आप देखिए क्या हालत हो रही है हमारे देश में। मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। दयनीय मैं इस मायने में बोल रहा हूँ कि एकदम अमानवीय तरीके का व्यवहार हो रहा है उनके साथ। पिछले साल आप जो लॉकडाउन में देखा कि जब मजदूर निकल रहे हैं तो उनको संसाधन उपलब्ध कराने की जगह आप उनको लठ मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली गाजियाबाद से आनंद विहार बस टर्मिनल से लोगों को एक बस लेकर जा रही थी लखनऊ के लिए, कानपुर के लिए, किराया 4 गुना ज्यादा लिया गया था। ये सरकार की व्यवस्था थी उसकी तरफ से। अभी भी आप देखिए, इस दौरान जब परिवहन के लिए अज्ञानी जी ने कहा ठीक ही बात है, इस बार इतना हाहाकार इसलिए नहीं मचा क्योंकि अभी परिवहन के साधन चल रहे हैं। लेकिन आप खुद जानते होंगे, अज्ञानी सर तो, अभिषेक भैया तो मुझसे ज्यादा जानकार हैं और ज्यादा करंट चीजों में रहते हैं। पिछले ही दिनों की खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन का किराया 25% बढ़ाया है। आप खुद सोच के देखिए, इस समय पर कौन यात्रा कर रहा है? तो ये किसके हित में हो रहा है, किसके फायदे के लिए हो रहा है? ये परिवहन में बढ़ोतरी, 25% बढ़ोतरी किराए में। और इस समय कौन जा रहा है यात्रा के लिए? जो मजदूर बड़े शहरों में है वो अपने घर जा रहे हैं, पलायन जिसको बोलते हैं। उन पलायन करता मजदूरों को सरकार को क्या सुविधा देनी चाहिए थी, या इस तरह से किराया बढ़ाकर उनके ऊपर और बोझ डाल देना चाहिए था? जहां एक तरफ उनकी फैक्ट्रियों से उनकी छटनी हो रही है, सरकार आदेश जारी कर रही है कि हर ऑफिस में कोरोना के पेंडेमिक को देखते हुए वर्क फोर्स को 30% घटाया जाएगा। अभी 30% घटाने का साथ में सरकार ने कुछ बोला कि जिन मजदूरों को निकाला जाएगा उनके लिए क्या किया जाएगा? तो कहाँ सोच है सरकार की इस बारे में? मैं सरकार के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ आज, इतना क्रिटिकल इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो इस पूरी स्थिति को 15 दिन में सुधार सकती है। यहाँ आप हम जैसे लोग हैं जो लगे हुए हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो उनकी क्षमताएं जितनी है वो लोग लगे हुए हैं। मुझे दुख इसीलिए हो रहा है कि इतने सारे स्वयंसेवी संगठन लगे हैं, स्कूल कॉलेजेस लगे हैं, प्राइवेट स्तर पर लगे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जो एक शासन तंत्र पूरा उसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसके साथ वो कर सकता है। तो इसलिए हमको अगर मजदूर दिवस मनाना है तो मैं आज उसकी प्रासंगिकता यही मानता हूं कि मजदूर को हम बेबस ना समझें। दरअसल मजदूर इस पूरी सभ्यता का निर्माता है। जो आधुनिक सभ्यता है, जो मशीनों पर, फैक्ट्री पर चल रही है, उसका निर्माता है। उसको अगर उसका वाजिब हक मिले, उसका अधिकार मिले, तो वो नवीन से नवीन करके बता सकता है, जैसा उसने कई देशों में बताया। मैं अभी पढ़ रहा था क्यूबा का, थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था। क्यूबा एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर मजदूरों का शासन है। आप जानते हैं वो खुद की एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं और उनने टारगेट ले लिया है। क्यूबा बहुत छोटा राष्ट्र है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका जैसी बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से वो टक्कर ले रहा है। उसके बावजूद उनका मूल टूरिज्म मूल व्यवसाय है, और अभी कोरोना पेंडेमिक होने के चलते पिछले 1.5-2 साल से उनका जो व्यवसाय है या जो आमदनी का एक मुख्य स्रोत है, उस पर बहुत कुठाराघात हुआ है, बहुत कमी आई है। उसके बावजूद
वो लोग अपने देश में खुद की वैक्सीन बनाने की स्थिति में आ रहे हैं और उनका टारगेट है वो जून तक बना लेंगे और दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनाइजेशन कर देंगे। और वो क्यूबा में आपको याद दिला रहा हूँ, जब पिछले दिनों इटली से भयानक तस्वीरें आ रही थी कि इटली में जैसी भारत में स्थिति हो रही है ऐसी इटली की स्थिति हो रही थी, मैक्सिको की स्थिति हो रही थी, तब एक पूरा दल क्यूबा ने भेजा था। क्योंकि आप क्यूबा की अगर हॉस्पिटल सिस्टम या हेल्थ सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जहां हमारे देश में 11,000 12,000 या उससे भी ज्यादा पर एक डॉक्टर है, वहां कुछ 100 पर एक डॉक्टर है। तो ऐसे में जहां वो लोग अपनी पूरी मेडिकल टीम भेज रहे हैं दूसरे देशों में, एक छोटा सा देश, क्योंकि वो मजदूरों के द्वारा शासित देश है, वो मजदूरों के हित में शासन करते हैं। और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि मजदूरों का हित और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हित कभी एक नहीं हो सकता। जिस तरह से शेर और हिरण का हित एक नहीं हो सकता। आप कहें कि शेर और हिरण में दोस्ती हो जाए, ये सोचना ही हमारा गलत है। आप शेर को भी भूखा मार देंगे, हिरण को भी भूखा मार देंगे। उसी तरह से पूंजीपति या बड़े कॉर्पोरेट घराने बड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो मजदूरों का उनका वाजिब हक नहीं दे रहे हैं, तभी वो बड़े हो पा रहे हैं। तो आज जब हम मजदूर दिवस पर बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि जिन्होंने मजदूर दिवस की शुरुआत की उन्हीं के उससे विचार से बहुत सारी बातों को मानता हूं, तो उन्हीं फ्रेडरिक एंगल्स ने जो कहा था कि मजदूरों को अपने शोषण के खात्मे के लिए एकत्रित होना पड़ेगा और मजदूरों में चेतना लाने का काम पढ़े लिखे लोगों को करना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा कि उनका जो अधिकार है वो लड़कर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि खोने को संगठित हो जा, मेहनत कर संगठित हो जा। खोने को सिर्फ तुम्हारे पास बेड़ियां हैं, पाने को दुनिया है। और यही बात मूल में है। मैं लास्ट में एक बात से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। इस देश में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी एक बात थी, वो ये मानते थे कि अमीर गरीब तो दुनिया में हमेशा रहेंगे, मजदूरों को रहना चाहिए। क्यों? वो ये कहते थे कि दिया तले जैसे अंधेरा होता है, अगर अंधेरा नहीं होगा तो दिए की, में बाकी सवालों पर फिर हम बात कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे। अंधेरा नहीं होगा तो दिए की रोशनी समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से समाज में अगर गरीब नहीं होंगे तो कुछ अमीर लोग नहीं होंगे, और अमीर लोग नहीं होंगे तो कला साहित्य इस सब का सृजन नहीं होगा। जिनके पास समय नहीं होगा, सभी अगर श्रम में लगे रहेंगे तो फिर प्रकृति की सुंदरता, मनुष्य के भावों की सुंदरता को कौन नोटिस करेगा, उसकी अभिव्यक्ति कौन करेगा? ये वो मानते थे। लेकिन उनकी ये धारणा, उनकी रूस यात्रा में जब वो रूस गए, तो उस समय का सोवियत संघ था, वहां जब गए वो, तो वो उनकी ये धारणा बदल गई। उन्होंने लिखा भी है, अगर मैं रूस नहीं आता तो मेरी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाती। और उन्होंने उसमें एक वाक्य लिखा। वो शाम के टाइम एक थिएटर में जाके बैठे, एक ओपन थिएटर था, मजदूरों के लिए भी ओपन होता था। जाके बैठे और सोचा देखते हैं क्या इस तरह का नाटक चलता है, क्या होता है। तो वो जब गए तो शुरू में देखा मजदूर भाई आए हैं, खूब गप्पे लड़ा रहे हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, ठेठे वेहे हो रही है। वो तो सोच के हैरान, उनका दिमाग खराब, अरे यार कहाँ आ गए, आज तो पूरा नाटक बर्बाद हो जाएगा, ये मजदूर लोग देखने नहीं देंगे, क्योंकि इनको क्या पकड़, इनको क्या समझ साहित्य की, कला की, नाटक की। ये सोच के वो हैरान हो गए, दुखी हो गए थे। लेकिन उन्होंने देखा जैसे ही नाटक शुरू हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जिस भाव के साथ वो खुद उस नाटक को देख पा रहे थे, उसी भाव के साथ वो मजदूर भाई भी उस नाटक को पूरा मनोरंजन ले रहे थे, उसका पूरा मजा उठा रहे थे, उसका पूरी समझदारी के साथ। तो ये जो हम कई बार सोचते हैं, ये धारणा उनकी भी बदली। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मजदूरों पर हम दया जरूर करें, लेकिन ये भी समझें कि वही इस समाज का, वही इस सृष्टि का निर्माता है, वही इस सभ्यता को निर्माण कर रहे हैं और वही इस सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। हम भी जो कुछ कर रहे हैं, हम भी बौद्धिक श्रम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ी आगे हो हम उनसे, लेकिन हमारा इसीलिए फर्ज बनता है कि हम भी उनके जीवन के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, और उनकी बेहतरी मतलब इस समाज की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको हम समझें। कहाँ उनका शोषण हो रहा है और उस शोषण की मूल जड़ कहाँ है, उस
जड़ को समझें। मैं जितना समझता हूँ मैं वो रखा। आप सभी का धन्यवाद। और मैं इसी बात के साथ कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो, जो नारा था, ये नारा हम सब सफलीभूत कर पाए और पर इस समाज को बेहतरी के लिए परिवर्तित कर पाए, जहां मजदूरों का राज कायम कर पाए, ऐसी एक समाज व्यवस्था को हम ला सकें। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। गब्बर भाई, धन्यवाद आपका फिर से। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने मजदूरों के बारे में जो बातें रखी इतनी डिटेल में, वो बातें शायद हम में से बहुत लोगों को पता नहीं होंगी। एक और मैं दुष्यंत की एक और गजल आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लें, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुदित भटनागर जी। और एक दो सवाल इसमें हैं, वो सवाल हम जी, देख मैंने लेते थोड़ा हैं। सा टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए समझ आऊंगा लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाह रहा था, इसलिए रखा। नहीं, बिल्कुल, बातों को थोड़ा डिटेल में रखना भी जरूरी है। आज के शॉर्ट युग में हम कई बातों की गहराई को छू नहीं पाते हैं और फिर हर कुछ हम लोग करने लगते हैं, तो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक प्रश्न इसमें मुझे दिख रहा है, आज ऑटोमेशन और तकनीक की वजह से काम कम हो गया है, रोजगार खत्म हो गए हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? जो ऑटोमेशन हुआ है। इस पे अगर जी अगर मैं इस पे 2 मिनट दें तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा। जी जी जी। सवाल सवाल है, ऑटोमेशन कभी भी, तकनीक कभी भी मनुष्य से विरोधी नहीं है। तकनीक मनुष्य की बेहतरी के लिए आती है, लेकिन सवाल है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी बैंक्स में इस्तेमाल हो रही है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी, या है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि हम जैसे कोल फील्ड्स होती हैं या माइंस होती हैं, जहाँ पे माइनिंग के लिए मजदूर जा रहे हैं, हम देखते हैं मजदूरों को अंदर भेजा जाता है और कई मजदूर उसमें मारे जाते हैं। या जो ये ड्रेनेज व्यवस्था हमारे देश की है, उस ड्रेनेज व्यवस्था में भी हम देखते हैं कई सारे लोग आज भी खुद व्यक्तिगत तौर पर उसके सीवर में घुसकर उसकी सफाई करते हैं और फिर उसके चलते भी कई लोग मारे जाते हैं, है ना। लेकिन वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? वहां पे श्रम सस्ता है, इसलिए वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी का। जबकि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ गई है। आप देखिए, जो बैंक में स्टाफ 50 का होता था, 60 का होता था, वहां पे 4 4 चपरासी होते थे। बैंक में लेन देन के लिए 2 अलग अलग काउंटर होते थे, जमा करने वाला अलग, पैसे लेने निकालने वाला अलग। उसकी जगह अभी उन्होंने एक ही काउंटर से काम चलाने लगे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी आई है। टेक्नोलॉजी ने, लेकिन बैंकिंग कर्मचारियों से अगर आप बात करेंगे, मेरे कई लोग संपर्क में हैं, उनका टाइम काम करने का बढ़ा दिया है। पहले बैंकिंग के घंटे होते थे, सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती थी उनकी। आज की डेट में सुबह 10 बजे जा रहे हैं तो रात के 9 10 बजे तक भी कोई पता नहीं है क्या होगा, कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी किसके लिए? सवाल ये है, तकनीक क्या मनुष्य की बेहतरी के लिए होगी, या तकनीक केवल मुनाफा कमाने के लिए होगी? यहाँ पे बात आ रही है। तो इसलिए तकनीक रोजगार को खत्म नहीं कर रही, रोजगार को खत्म कर रही है। जो मुनाफा कमाने की मानसिकता है, ये खत्म कर रही है। अधिक से अधिक मुनाफा कमाते जाओ, तो अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाएगा? कम से कम में काम करवाओ।
ये जो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 8 घंटे से 12 घंटे क्यों किया गया ये नियम कि अब मजदूरों को कोई जरूरत नहीं है 8 घंटे काम करने का, 8 से 12 घंटे भी काम करवाया जा सकता है। जबकि पहले ये नियम था कि अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं ठीक है, उसके अलावा जो काम करेंगे फिर वो ओवर टाइम होगा। अब ओवर टाइम खत्म कर दिया गया है। अगर आप जाके पूछें कहीं पर तो शासन में ये ओवर टाइम का कंसेप्ट नहीं चलेगा अब। तो ये किसके हित में हो रहा है? हम किसके हित से सोच रहे हैं? क्या मजदूर के हित से सोच रहे हैं या रोजगार के हित से सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं शुद्ध मुनाफे के हित से? आज आप देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। रेमडेसिविर एक इंजेक्शन जिसकी कालाबाजारी हो रही है, क्या सरकार इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं करा सकती? क्या उस फैक्ट्री को सरकार अपने हित में, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती? जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो इसका उत्पादन कर रहे हैं, चाहे सिप्ला हो, चाहे हिट्रो हो, चाहे और किसी कंपनी हो, सरकार उन पर दबाव डालकर उनको बोले कि भाई तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, तुम इतने प्रोडक्शन करो, तुमको मजदूर चाहिए हम भेज रहे हैं, तुमको रॉ मटेरियल चाहिए हम भेज रहे हैं। तो सरकार क्या उनसे ले नहीं सकती? लेकिन अभी हो क्या रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्राइवेट कंपनीज को, फार्मा कंपनीज को इस बीमारी में बहुत मुनाफा दिख रहा है, इसलिए छोटी छोटी मेडिसिन तक की कालाबाजारी हो रही है। मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। परसों की खबर थी, एक ट्रक आ रहा है जिसमें फेबी फ्लू एक टेबलेट आती है जो इस कोरोना में इलाज के लिए लग रही है। वो फेबी फ्लू का चलते ट्रक में से एक पूरा जिसको कहते, मैं 2 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इसलिए मूल जो बात है कि मुनाफा आधारित व्यवस्था इस पूरे कालक्रम में, इस पूरी परिस्थितियों की दोषी है। तो हमको इसको बदलने की जरूरत है। तकनीक दोषी नहीं है। तकनीक अगर आएगी तो आप काम के घंटे कम कर देंगे, मनुष्य को सहूलियत दे देंगे, क्या दिक्कत है? यही मेरा बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आसान शब्दों में बताया कि कैसे टेक्निक का यूज जो है मनुष्य की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, उसकी सहायता के लिए किया जाना चाहिए, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। मुझे लगता है प्रश्नकर्ता को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अर्जुन कालूराम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेज है। अगर कोई सवाल हो तो संक्षेप में पूछें और संक्षेप में उत्तर की ही अपेक्षा करें। हेलो। आवाज आ रही है, अपना सवाल रखें। कालूराम जी अपना सवाल रखें। कोई सवाल है आपका? जी भैया। सवाल रखें अपना। हेलो। आवाज आ रही है, अपना सवाल रखें। जी हाँ भैया। भैया मेरा सवाल है कि जो गरीब वर्ग है वो तो है ही सही, लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो अच्छी पोस्ट पे है, अभी कल परसों एक न्यूज में आई थी कि एक प्रख्यात डॉक्टर रेसिडेंसी इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया। तो लोगों को इतनी 2-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। कि बेईमानी करने का क्या कारण है इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी? अभिषेक भैया, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज मुजिद भैया से हम गुजारिश करेंगे। अभिषेक भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, मुदित भैया आप अगर इसका जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए, ये तो मनुष्य के, मुझे जो लग रहा है अभी एक तरह का एक अनिश्चितता के माहौल के चलते एक ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की मानसिकता
हर व्यक्ति में आती जा रही है। ये समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक पतन जी भैया, थैंक यू। हो गई, आवाज आना बंद हो गई है। हाँ, मेरा कहना है कि जब कंपनी सोच रही है तो नीचे वाले डॉक्टर्स भी सोच सकते हैं, इवन एक कर्मचारी सोच सकता है। अभी क्या नर्सेज नहीं पकड़ी गए, अभी क्या वार्ड बॉय नहीं पकड़े गए? एक व्यक्ति तो पकड़ा गया जो रेमडेसिविर की बाइल में पानी भर के इंजेक्शन बेच रहा है। हेलमेट पड़ा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की मानसिकता सबके व्यक्तिगत तौर पर सबके अंदर काम कर रही है, और एक अनिश्चितता काम कर रही है कि भाई मेरा भविष्य में अपने निश्चित कर लूं। ये हर जगह काम कर रहा है। इसी को तो बदलना है संस्कृति के तौर पर भी। ठीक है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, और मैं मेरी वरिष्ठ और मेरी मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय डॉक्टर रेखा गुप्ता मैडम से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द भी कहें और साथ में हमारे पार्टिसिपेंट का, हमारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन भी करें। आदरणीय डॉक्टर रेखा गुप्ता। आवाज आ रही है गब्बर सर मेरी? जी मैडम, एकदम स्पष्ट आ रही है। जी सर। सबसे पहले मैं आज के मैडम वेबिनार एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा। आदरणीय राहुल सिंह परिहार सर का हैंड रेज है, शायद सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जी सर, सर जी को एक बार सर, अलाउ करता सर हूं। को ले लीजिए पहले। जी सर, जी सर। जी आदरणीय राहुल सिंह परिहार सर को हमने इसमें ले लिया है। नमस्कार। जय मैं हिंद सर। केवल अभी जो प्रश्न हुआ था कालू राम जी का, जिसका मुझे ने आंसर दिया है, मैं उसमें केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी चीज हो रही है, आज हो सकता है जिन डॉक्टर्स की है, जिनकी भी उन्होंने बात की है, ये तो नैतिकता का पतन है, व्यक्तित्व का पतन है। कि आदमी को अवसर दिख रहा है तो वह इंसानियत नहीं देख रहे हैं, वो उस अवसर को देख रहे हैं। इसलिए ये सब जो चीजें आ रही हैं या ये जो चीजें होती हैं, इससे सीधा सीधा सा एक वो है कि नैतिकता का पतन है और इंसानियत का पतन है। इसलिए इस तरह के जितने कुकर्म और कार्य हो रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर के लोग कर रहे हो या बड़े लेवल के लोग कर रहे हों, उससे वो केवल इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम सब इंसानियत और नैतिकता की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है सर। सर आपकी आवाज आना बंद हो गई है। हेलो सर। सर आप सुन पा रहे हैं क्या? आदरणीय परिहार सर सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आना बंद हो गई। नहीं, आपने अगर ये सुन लिया होगा, मैंने इतना सा मुदित जी की बात में इतनी सी बात को एड ऑन किया है कालू राम के प्रश्न के उसमें, कि अभी जो भी ये चीजें हो रही हैं वो नैतिकता और इंसानियत का पतन है। क्योंकि इस अवसर पर, इन सब जी चीजों के अवसर पर जो भी अवसर देख रहे हैं, इस विपत्ति काल में अवसर देख रहे हैं, वो छोटा बड़ा सभी देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं। जैसे श्रम सबका बराबर होता है, उसी तरह दुख भी सबका बराबर है, लेकिन ये हमारे अंदर की नैतिकता और इंसानियत खत्म सी हो रही है। व्यक्तित्व तो हमारा पता नहीं कैसा गढ़ा जा रहा है, इसकी वजह से ये सब कमियां आ रही हैं। तो हम इस समय व्यक्तित्व और नैतिकता की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं आएंगी। धन्यवाद।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पीकर्स को और ज्यादा अच्छे से मतलब उसमें चीजें ऐड करके आपको और नया दृष्टिकोण उसमें मिला जवाब में। सर का आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिकांत रघुवंशी जी का हैंड रेज है, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। आपका कोई सवाल हो तो संक्षेप में रखें। अभिकांत रघुवंशी जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल रख सकते हैं। सर मेरा सवाल नेट। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी बोलें, जी बोलें। जी सर, जैसे सर ने कहा कि हमारे जो मजदूर हैं और हमारे जो मजदूर हैं वो एक्चुअली उनको लड़ने की जरूरत है सिस्टम के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ, ताकि उनको उनका अधिकार मिले। तो मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि सर जो लेबर है उसको एक्चुअली अवेयरनेस या एक इंफॉर्मेशन या किसी चीज की जो जानकारी है वो उपलब्ध कराना बेहतर नहीं होगा लड़ने के ऑप्शन के अलावा, ताकि वो अच्छे तरीके से काम रहेंगे, उनको अपनी सुविधाएं, अपनी जो भी चीजें सरकार से मिल रही हैं, अगर वो चीजों की जानकारी उनको होगी तो वो उसका बेहतर ढंग से लाभ उठा सकेंगे या आगे अपनी को सही तरीके से वो चला सकेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो एनएसएस वॉलेंटियर्स कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स निकल रही है, पीएलआई स्कीम निकल रही है, गरीब कल्याण योजना निकल रही है, योजना निकल तो रही है, मजदूरों को इस चीज का अभाव है, पता ही नहीं है। तो ये चीजों को अच्छे ढंग से फ्लो करके बताई जाए तो वो इस चीज का उत्तर हैं। किससे चाह तो रहे ये हैं हमें आप? मुदित भटनागर जी से उत्तर चाह रहे हैं कि परिहार सर से चाह रहे हैं? सर मैं तो पूरे पैनलिस्ट से ही ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर ये जो नहीं नहीं, किया आंसर जाए तो तो मुझे लड़ने की और अभिषेक जी से ही लें, क्योंकि वो पैनलिस्ट हैं आपके। मैंने तो केवल उस बात को एड ऑन किया था, कालू राम की बात को, सर की, मुदित जी की बात सुनने के बाद। जो भी प्रश्न करें कृपया पैनलिस्ट से ही करें, तो वो बेटर है, क्योंकि आज के वक्ता वो हमारे हैं, तो वो बेहतर इससे इस विषय को समझा सकेंगे। मैंने तो केवल उनमें जुड़ाव किया था, एड ऑन किया था। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं एक्सपर्ट के रूप में बोल रहा था। जी सर। आदरणीय मुदित भटनागर जी जवाब दे सकते हैं। पहले तो मैं मतलब राहुल सर को भी नमस्ते करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि राहुल सर भी मौजूद है। हालांकि वो भी सक्षम है जवाब देने के लिए, वो बड़प्पन दिखा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक है। अभिकांत भाई, मैं इसमें मतलब एक ही चीज बोलना चाहूंगा। शासन बहुत सारी व्यवस्थाएं ला रहा है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है, लाती है, लेकिन और उसके बारे में अवगत भी बहुत सारे मजदूर होते हैं। लेकिन एक चीज को समझिए, हम छोटी छोटी चीजों पर हमेशा काम करते रहेंगे और जड़ पर अगर काम नहीं करेंगे तो परिस्थितियां हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। जैसे मैं एक आपके लिए बताऊं, ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनको हम आमतौर पर पीठों पर और अन्य जगह पर पाते हैं, इनका क्या है मिनिमम लेबर, क्या है आज की डेट में? सरकार ने क्या निर्धारित किया है आपको पता है? 400 रुपीज पर डे है। यस सर। लेकिन खुद मनरेगा में जो कर्मचारी जाते हैं उनको कितना पर डे मिलता है? इतना नहीं मिलता। मनरेगा जबकि सरकारी योजना है। हम भी जब अपने घरों पर मजदूरों को ले जाते हैं कोई छोटे मोटे काम कराने के लिए, तो हम भी नहीं देते हैं, हम भी वहां बार्गेनिंग करते हैं। तो मजदूर जाता कहाँ है फिर? और मजदूर, अगर आप बोलें कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए एसडीएम से लड़े, प्रशासन में जाए, पुलिस के पास जाए, तो मैंने आपको आज सुबह का ही रवैया बताया किस तरह का रवैया है प्रशासन का, पुलिस का। वहीं अगर एक डॉक्टर होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक छोटी सी बात के लिए पुलिस प्रशासन उसका चालान बना दे। लेकिन क्योंकि एक गरीब मजदूर था, वो जो गांव से आया था वो बेचने अपनी सब्जी, उसको उठा के उन्होंने 100 रुपए का चालान बना दिया। किस लिए? तो सवाल यहाँ है कि मजदूरों को चेतना लानी पड़ेगी। दोनों ही तरह से हो सकता है। मैं इसमें भी विरोधी नहीं हूँ कि आप उनको शासन की योजनाओं से लागू करवाएं, लेकिन मेरा एक ही बात है कि शासन की योजनाएं जितनी भी आएंगी वो पूरी तरह से भी लागू होने में कितना वक्त लेती हैं और उसमें कितना मशक्कत होती है, ये भी आप जानते हैं।
और कितने तबके के लिए लाई जाती है वो, ये भी आप जानते हैं। तो अकेले इससे जड़ से हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कई बार देखते हैं ना कि ट्रीटमेंट जब होता है किसी भी बीमारी का, तो दो तरह से होता है। एक होता है जड़ से उस बीमारी को खत्म करना, और एक होता है सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना। तो जड़ से, जैसे इस कोरोना का ही आप देखिए, हम कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए अभी क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके वायरस के एंटीवायरल कोई ड्रग हमने खोजी नहीं है अभी तक। केवल इससे बचने के लिए हम इस कुछ प्रयास कर पा रहे हैं, वो है कि हम सेफ्टी से रहें। वैक्सीन बहुत बड़ा एक तबका हथियार हो रहा है। इसमें मूल तौर पर हो क्या रहा है, दूसरी चीज हो रही है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है। आपको बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दी जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन दे दिए जाएंगे, आपकी ऑक्सीजन कमी हो रही है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके साथ लगा दिया जाएगा, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है तो वेंटिलेटर से हाई फ्लो ऑक्सीजन आपके अंदर दी जाएगी। ये सब ट्रीटमेंट हो रहा है। इट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टम्स जिस तरह के दिख रहे हैं उस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरा जोर रहता है कि हम सिम्टम पे ना जाए। सिम्टम किस लिए है उस पे जाए। बुखार कई कारणों से हो सकता है। बुखार शरीर में एक सिम्टम है। शरीर का तापमान कभी भी, जो नॉर्मल तापमान है उससे ज्यादा कभी भी हो सकता है शरीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से। साधारण वायरल फीवर होने से भी टेम्परेचर हो सकता है, मलेरिया होने से भी टेम्परेचर तेज होता है, टाइफाइड होने से भी टेम्परेचर तेज होता है, और आज की डेट में कोविड होने से भी टेम्परेचर तेज हो रहा है। तो अगर आप इस पे जाएंगे कि ये बुखार किस लिए हो रहा है, बनस्पत इसके कि आप सीधा सिंपल टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल देते रहें, तो आप मरीज को नहीं बचा पाएंगे। अगर आपको मरीज को बचाना है तो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे और जांच करनी पड़ेगी किस तरह का ये बुखार किसका सिम्टम है। जब आप जांच करवाएंगे तो आपको डेफिनेट हो पाएंगे कि इस तरफ बढ़ना है। मैं वही कह रहा हूँ, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करें, हम जड़ पर प्रहार करके उसका मूल खत्म करने की कोशिश करें। ये शोषण क्यों हो रहा है मजदूरों का? इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो वाजिब अधिकार है, जहां फैक्ट्री में वो जा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। मालिक भी उतना ही टाइम दे रहा है, मजदूर भी उतना ही टाइम दे रहा है, लेकिन मालिक अरबों खरबों का मालिक बनता जा रहा है और मजदूर का कोई भरोसा नहीं है। उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उसका भरोसा नहीं है। तो ऐसा क्यों एक ही जगह पर काम करने वालों के साथ? ये तो सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए ना। तो इस पर मेरा जोर है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि शासन की योजनाओं को आप बिल्कुल ना ले जाएं उनके पास, मजदूरों के पास ले जाइए, करिए, वो तो बेहतर है। लेकिन उनको ये भी तो चेताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा अधिकार क्यों जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि चंद बड़े बड़े उद्योगपति घराने करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बनते जा रहे हैं, और किसकी एवज में बन रहे हैं? उसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की आप हालत देखोगे तो उसको 2 जून की रोटी तक नहीं मिल रही है सही ढंग से। तो ये मेरा एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुदित भैया जी। और अब हम 3 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं, इसलिए मैं आदरणीय रेखा गुप्ता मैडम से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहें और हमारे जो अतिथि हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर रेखा गुप्ता मैडम। मैं सबसे पहले मैं आज के वेबिनार में उपस्थित सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आज मुदित भटनागर जी ने अपने छात्र जीवन से ही निरंतर समाज सेवा में कार्यरत थे। इसके साथ ही छात्र हित की जहां भी बात आती है वहां आप पूरे दमखम से खड़े हो जाते हैं। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी गहरी पकड़ है। आप हमारे वेबिनार में उपस्थित हुए, इसके लिए आपका सादर आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभिषेक ज्ञानी जी ने युवाओं के बीच आकर प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपने मजदूरों के जीवन पर प्रकाश डाला, जिससे हम सभी ने प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर ने श्रम के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं विश्वविद्यालय परिवार के वीसी सर, रजिस्ट्रार सर के मार्गदर्शन में इस वेबिनार का संचालन किया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये पूरे कार्यक्रम गब्बर जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से संभाला।
अब मैं किरण मैम, संगीता जौहरी मैम और राहुल परियार सर को धन्यवाद देती हूँ कि उनका हमें हमेशा भरपूर सहयोग मिलता रहता है। मैं एनएसएस की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ और बीएड के सभी छात्रों को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी की वजह से हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं शिक्षा विभाग और मानविकी एवं उदार कला विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि वो सब इस हमारे वेबिनार में उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, जिससे प्रोग्राम हम अच्छी तरह से संचालित कर सके। एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सबसे अधिक धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के धुरंधरों को, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को, स्वयं सेविकाओं को, जो निरंतर अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात जब भी उनकी आवश्यकता होती है समाज के बीच में जाते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हर कोई अपनी जान की सुरक्षा के लिए चिंतित है, हमारे स्वयंसेवक, जिनमें से 2-3 का मैं नाम लेना चाहूंगा, अविनाश है, निखिल है, मयंक हैं, प्रांजल हैं, राखी और साथी हैं, ये लोग और इनके साथी लोग जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, समाज के बीच में निरंतर जा रहे हैं। जहाँ दवाइयों की आवश्यकता है वहाँ दवाइयां दिलवा रहे हैं, और जहाँ पे लोगों को खाने की आवश्यकता है वहाँ पे वो खाने का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। इनकी सेवा काबिले तारीफ है, जिसका मूल्य कोई उन्हें नहीं दे सकता। तो आपको भी बहुत बहुत सारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों का आभार और धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। सर एक बार ग्रुप फोटो कर लेते अगर वो सर होते तो, उनका जो एक्सपर्ट सर थे ना अपने। हाँ, वो मुदित भैया हैं, अभी तो अभिषेक भैया जा चुके हैं। मुदित नहीं, भैया फोटो अपन ले सकते हैं। अपने बीच में राहुल सर हैं, उनका फोटो भी हो जाएगा। राहुल सर का भी तो अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी। जी सर उनको सब लोग वीडियो सब लोग वीडियो चालू कर लें। सब लोगों से निवेदन है वीडियो चालू कर लें, सर भी और मुदित भैया भी। जो आदेश। मैडम आपका वीडियो चालू नहीं है। सर नहीं हो रहा, वो मैं चालू कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा। अच्छा? है उसमें आ रहा है एक डिसेबल। हाँ, एक मिनट, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी सर। सर को बना क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? सर पैनलिस्ट में, ऑल पैनलिस्ट में डाल देते तो हो जाता। सर ने बोला नहीं, उसमें डाला है मैंने, लेकिन सर का हो नहीं रहा है शायद, या तो हो सकता है सर की तरफ से हो। हाँ सर, नेटवर्क में हम भी बहुत ज्ञानी नहीं है। आ गया। हाँ, एक फोटो खींच लेते हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और इसलिए भी क्षमा के टाइम ज्यादा ले लिया मैंने बोलते में। नहीं सर, ऐसा 20-25 मिनट का बोला था, लेकिन मैं आधे घंटे के ऊपर भूल गया। मयंक, तुम भी अपना वीडियो चालू कर लो। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, वहां से तुमने लॉक कर रखे हैं। यस सर, ऑन नहीं हो पा रहा है वीडियो। मैं आपको कर नहीं पा रहा हूँ सर, यहाँ से अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ। वो शायद हमारे जो मेन होस्ट हैं उनकी तरफ से है वो। तो अगर मेन होस्ट सुन रहे हैं तो हम जो पैनल में जो लोग हैं उनको अलाउ कर दें प्लीज। हो नहीं पा रहा है यहाँ से। चलिए ठीक है, जितने लोग का हो रहा है उतने लोगों का कर लो। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है मैम, फिर समाप्त किया जाए। जी सर। ओके, थैंक यू।